तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं क्लास की रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये साइंस का है, किताब एक है केमिस्ट्री। उसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक, और उस पर बारीकी से डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए उदाहरण में दिया हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यानी दोनों जब आपस में मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, यानी कि H2 + Cl2, इससे बना 2HCl बना। अब देखिए अगला है रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषताएं है। तो रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं है। सबसे पहला, जब रासायनिक अभिक्रिया किया जाता है तो गैस की उत्पत्ति होती है, हो सकता है अवक्षेपण भी बन सकता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता है। जब रासायनिक अभिक्रिया किया जाता है तो निम्न विशेषता होता है: गैस की उत्पत्ति होना, अवक्षेपण का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन होता है। फिर अगला पॉइंट है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में देख लीजिए उदाहरण में दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है तो H2 + Cl2, एरो का चिन्ह 2HCl, तो यही रासायनिक समीकरण हुआ। अगला पॉइंट है, अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि जब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो भाग लेने वाला जो भी पदार्थ होता है वो अभिकारक कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H2 + Cl2, तो इसी को अभिकारक कहते हैं। यानी इधर वाला भाग जो है अभिकारक हुआ और ये एक प्रतिफल का निर्माण करता है जिसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे देखिए अगला है, प्रतिफल किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। जैसे H2 + Cl2 2HCl, यानी कि ये अभिकारक है और ये प्रतिफल है। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम है? रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम है? तो रासायनिक समीकरण लिखने के निम्नलिखित नियम हैं। कौन कौन है? तो यहाँ देखिए, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अगला, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है और अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों
के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। फिर अगला है पॉइंट, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। यानी कि जो भी अभिक्रिया करता है तो जो तत्व आपस में अभिक्रिया करता है उन दोनों तत्वों के बीच में धन चिन्ह यानी प्लस के चिन्ह को दिया जाता है। अगला पॉइंट है, अभिकारकों एवं प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। यह तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है। यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व यानी कि जो भी अभिकारक होता है वह और प्रतिफल ये दोनों अलग अलग एक तीर चिन्ह की सहायता से दिखाया जाता है और तीर चिन्ह यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। अगला प्रश्न है, समीकरण यानी कि संतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं? संतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी कि समीकरण जिसके दोनों ओर तत्व के परमाणु के तत्व की संख्या बराबर होता है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण में H2 + Cl2 एरो का चेन 2HCl दिया हुआ है, तो इधर जो है ये बायां ओर हो गया और ये दायां ओर है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो बाईं पक्ष में है हाइड्रोजन में 2 है, यहाँ पे 2 गो है तत्व परमाणु की संख्या, इसमें भी क्लोरीन में भी 2 गो तत्व है और इधर ये 2 से इधर गुना किया, इसका मतलब हाइड्रोजन के क्लोरीन के भी तो दोनों में 2 है। अब देखिए दोनों ओर तत्व की संख्या यानी बाएं और दाएं दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब ये संतुलित समीकरण है। इस समीकरण के दोनों ओर हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु की संख्या समान है, अतः यह समीकरण संतुलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, असंतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं? असंतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो ये बाएं तरफ है और इधर दाएं तरफ में देखिए हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो ये दोनों अलग अलग है, इसलिए ये असंतुलित होगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं और अभिकारकों के एवं उत्पादों के द्रव्यमान जो होते हैं ना वह समान होता है, इसीलिए अभिकारक एवं उत्पादों के द्रव्यमान को बराबर करने के लिए, एक समान करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है, क्योंकि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो, इसलिए संतुलित किया जाता है। चलिए अगला है, रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं? तो रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित फायदे हैं। अब देखिए क्या क्या फायदे हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो बड़ा होता है उसको समीकरण के रूप में लिखना एकदम आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। अब बड़ा बड़ा अगर समीकरण रहे तो उसको एकदम संक्षेप में लिखा जाता है और संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखा जाता है, जिससे समय की बचत होती है और कागज पर कम स्थान भी लगता है। अगला पॉइंट है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों की द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जाती है। यानी कि जो भी रासायनिक समीकरण है उसकी सहायता से प्रतिफलों की एक निश्चित मात्रा का निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक की जा सकती है।
अगला है संपूर्ण विश्व में। अब देखिए जो हम लोग पढ़ते हैं जैसे हाइड्रोजन का संकेत H होता है, तो ये पूरे दुनिया में वही पढ़ा जाता है। इसका मतलब है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है। तो अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं हैं, यानी रासायनिक समीकरण का सीमाएं क्या है। तो रासायनिक समीकरण की निम्न सीमाएं इस प्रकार है। तो कौन कौन है, चलिए आइए देखते हैं। पहला, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं होती है, यानी कि रासायनिक समीकरण के अभिकारक, जो भी अभिकारक होता है उससे, और जो प्रतिफल होता है उससे भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं होती है। अगला है, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाता, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होता है उससे यह पता नहीं चलता है कि उत्सर्जित या गैस का निकलना होगा या गैस का अवशोषित होगा, ये इससे पता नहीं चलता है। अर्थात रासायनिक समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। चलिए अगला पॉइंट है, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि क्रिया किन दशाओं में संभव है, यानी क्रिया किन दशा में संभव होता है ये पता नहीं चलता है। और रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी भी नहीं देती है। अगला पॉइंट है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोट के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण से यह इस बात का कोई जानकारी नहीं होता है। बहुत ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जो विस्फोट करके होता है, तो यह रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि यह विस्फोटक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला, रासायनिक समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्रा खर्च हुई तथा प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ है। अगला है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, उदाहरण द्वारा समझाए। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और ये बार बार इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है, यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको जवाब देना है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करता है जो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों को अभिक्रिया किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। अब अगला उदाहरण है, मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड या सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे 2Mg प्लस O2 को ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी 2MgO प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए कभी कभी वियोजन अभिक्रिया पूछते गए या अपघटन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या है, तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक को टूटकर छोटे छोटे यौगिक में बदल जाना, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक छोटा सा इसको और दिया गया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या
अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि एक रासायनिक पदार्थ या एक रासायनिक अभिक्रिया टूट के छोटे छोटे पदार्थों में बिखर जाना ही जिसका गुण पहले के गुण से भिन्न होता है उसी को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, देखते हैं इसमें उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जैसे CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड का ये सूत्र है, ये गर्म करने पर Ca कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों अलग अलग टूटता है, यानी कि एक पदार्थ टूटकर ये दो पदार्थ का निर्माण किया जाता है। यहाँ है कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना भी कहते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा काली चूना का सूत्र क्या होता है तो CaCO3 कहिएगा, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। यानी काली चूना का उपयोग कहाँ होता है तो सीमेंट बनाने में काली चूना का उपयोग किया जाता है। अगला है उदाहरण, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है, जैसे 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, और इसको टूटता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटता है। अगला है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। तो वह अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होता है, यानी कि ऐसा अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के कारण होता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है और इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को विद्युत धारा द्वारा प्रभावित करता है तो सोडियम प्लस क्लोराइड अलग अलग मुक्त होता है। आगे देखिए दूसरा है उदाहरण, तो जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। यह हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और O2 गैस एनोड पर मुक्त होता है। जैसे यहाँ देखिए जल है 2H2O, इसको इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो 2H2 और O2 इस तरह से कंप्लीट हुआ आपको। और इसका अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड किया जाएगा, इसको आप लोग देखिए और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को शेयर भी वीडियो कीजिए और इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहे, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पर ही देखने को मिलेगा। हर एक पॉइंट पर डिस्कस करके आपको पूरा के पूरा पॉइंट बाय पॉइंट समझाया जाएगा।